गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन वही रहेगा, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। और इसमें ये लेसन थोड़ा सा लंबा है और इसमें कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं जो आपके लिए अच्छी हैं। तो आज हमारे लिए जो पहली जो टिप्पणी है उसमें है भारतीय राज्यों का कंपनी से संबंध। ब्रिटिश शासनकाल में देशी राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध एक समान नहीं रहे। ये संबंध अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ बदलते रहे हैं। सर विलियम वार्नर ने भारत के देशी राज्यों अंग्रेजों के पारस्परिक संबंधों का जिक्र अपनी पुस्तक द नेटिव ऑफ इंडिया में किया है और उसे 3 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहली है अपने सुरक्षित घेरे में रहने की नीति, दूसरी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति और तीसरी है अधीनस्थ एकीकरण की नीति। हालांकि ये सभी देशी राज्यों पर एक साथ लागू नहीं होती। ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधाजनक जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से इन्होंने लागू की, लेकिन फिर भी ये 3 ढांचे हमने बनाए हैं जिसके माध्यम से हमें अंग्रेजों की नीतियों का पता चलता है। पहली नीति थी सुरक्षित घेरे में सुरक्षित रहने की नीति, 1757 से 1813 अवधि में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अवधि में हस्तक्षेप की तथा सीमित उत्तरदायित्व की नीति अपनाई। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, लेकिन उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी ओर कंपनी ने यह चेष्टा भी की कि इन भारतीय राज्यों में आपस में संबंध स्थापित करने से रोका जाए। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक भी था और लाभदायक भी। कंपनी की यही कोशिश रही कि वह अपने सुरक्षित घेरे में रहे, क्योंकि इसमें कंपनी सैनिक दृष्टि से तो कमज़ोर भी थी और देशी राज्यों में आपसी में संघर्ष भी चल रहा था। तो दूसरी तरफ जैसे इसमें मराठे, निजाम, फ्रांसीसी, मैसूर का टीपू सुल्तान भी दक्षिण भारत में शक्तिशाली थे और देशी रियासतों के मामलों में सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे थे। इसलिए कंपनी ने जिन राज्यों से संधि की वह समानता के सिद्धांत पर आधारित थी, लेकिन नैतिकता पर आधारित उनकी हस्तक्षेप की नीति फिर भी नहीं थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी इच्छा व सुविधा के अनुसार ये बदल सकते थे। यही कारण था कई बार कंपनी को ऐसे मौके मिले कि उनको देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी पड़ा। जैसे हेस्टिंग्स ने इसी कारण प्रथम मराठा और दूसरा मैसूर का युद्ध लड़ा। इसी नीति के कारण वेल्जली को मैसूर की चौथी लड़ाई और मराठों से दूसरा युद्ध भी करना पड़ा। और कंपनी ने प्रथम 40 वर्षों में जो संधियां की वो राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वह सुरक्षात्मक था, अनाक्रमक थी। वो संधियां केवल बराबर व स्वतंत्र राज्यों के साथ की गई। 1809 में लॉर्ड मिंटो ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। इसके पीछे उसका उद्देश्य रणजीत सिंह के आक्रमण से भयभीत राज्यों को संरक्षण प्रदान करना था। वेल्जली ने भारत आते 3 लक्ष्य निर्धारित किए। भारत में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च बनाना, देशी राज्यों को कंपनी का संरक्षण स्वीकार करने को बाध्य करना और तीसरा भारत को फ्रांस के प्रभाव से मुक्त करना, क्योंकि नेपोलियन भारत विजय का सपना देख रहा था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। परिणामस्वरूप देशी राज्य कमजोर होते चले गए। इन राज्यों को कंपनी के अधिकार में लेने के लिए वेल्जली ने सहायक संधि अपनाई। यह संधि कंपनी और देशी राज्यों के बीच होती थी, जिसके अनुसार देशी राज्यों को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च भी स्वयं सहन करना पड़ता था, जिसके बदले उसको संरक्षण की गारंटी दी जाती थी। इस संधि के अंतर्गत देशी राज्य को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और वह कंपनी की अनुमति के बगैर दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित नहीं कर सकता था और उसे प्रशासन में सलाह के लिए एक रेजिडेंट रखना पड़ता था। इस संधि को मनवाने के लिए कंपनी ने सेना का भी सहारा लिया। उनके प्रशासन लेकिन अवध के नवाब व हैदराबाद के निजाम ने अपनी इच्छा से इस संधि को स्वीकार कर लिया था, जिसमें वेल्जली इंग्लैंड वापस चला गया था और उस समय तक भारत में कंपनी का प्रभाव बढ़ चुका था। उन्होंने लगभग सभी देशी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। दूसरी थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, 1813 से 1858 तक।
इन राज अवधि में कंपनी ने सभी देशी राज्यों को कंपनी के अधीन किया और सहायक संधि करने को मजबूर कर दिया। हालांकि लॉर्ड हेस्टिंग्स शुरू में इस नीति के खिलाफ था, लेकिन हालातों को देखते हुए उसने संधि का अनुसरण किया। उसने मध्य भारत की 145 देशी रियासतों का, काठियावाड़ में 145 राज्यों का तथा राजस्थान में 20 राज्यों का विलय किया। इस उद्देश्य के लिए उसने मराठों से भी लड़ना पड़ा। पेशवा, भोंसले और होलकर को हराकर भारत की सबसे बड़ी ताकत को अपने अधीन कर लिया। सिंध और पंजाब को छोड़कर समस्त भारत कंपनी के अधिकार में आ गया था और देशी राजाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। इसके बाद जो तीसरी जो बात आई, अधीनस्थ राज्यों के एकीकरण की नीति। यह नीति लॉर्ड कैनिंग के बाद 1858 ईस्वी में शुरू हुई। इस समय भारत का राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था, न कि कंपनी के। लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं के विद्रोह में भूमिका निभाई। भूमिका को देखकर उनको तुष्ट करने की नीति अपनाई और उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसे जारी रखा। उन्होंने देशी राजाओं को अनेक पुरस्कार देने का क्रम जारी रखा। इन देशी राजाओं की सर्वोच्च सत्ता में से पकड़ ढीली होती गई, अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती गई और 1858 ईस्वी में इन राजाओं को तुष्ट करने के साथ साथ उनके हाथ भी मजबूत किए गए, क्योंकि उनको ब्रिटिश साम्राज्य के ही मजबूत स्तंभ माना जाने लगा था। रेजिडेंट के माध्यम से राजाओं के प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप जारी रहा। बहाना ये बनाया गया कि उनके प्रशासन का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन किया जा रहा है और शासकों से भी ये कहा गया कि अपने शासन को सुव्यवस्थित करें और जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहें। लेकिन सुरा और सुंदरियों में डूबे देशी राजाओं ने इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा वक्त अपनी मौज मस्ती में बिताया। न जनता की भलाई के लिए काम किया, न भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम किया, जिसके कारण राज्यों का प्रशासन दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। अब देशी राजा ब्रिटिश हुकूमत पर आश्रित रहने लगे और अंग्रेजों ने उनकी सुरक्षा की गारंटी देकर उनको आज्ञाकारी बना लिया। सर्वोच्च सत्ता की पकड़ अब देशी राज्यों पर मजबूत होती जा रही थी, लेकिन 20वीं सदी आते आते अंग्रेजों ने इस नीति को देशी शासक अंग्रेजों की इस नीति को समझने लगे कि अंग्रेज उनको मात्र सामंत बनाने जा रहे हैं और उनकी संप्रभुता हमेशा के लिए छीन ली गई है। राजा के मर जाने पर अल्पवयस्क राजा बनाकर अंग्रेज वहां अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। 1891 में मणिपुर में 5 वर्ष के बच्चे को राजा बना दिया, लेकिन 15 वर्षीय वास्तविक उम्मीदवार की उपेक्षा की गई। वह मनमाने सदस्यों से वह रेजिडेंसी परिषद का गठन करने लगे। विदेशी ताकतों से संबंध स्थापित करने पर तो पाबंदी पहले से ही थी, साथ ही अनेक प्रतिबंध लगाकर देशी राजाओं के आंतरिक मामलों में भी नियंत्रित करने लगे थे। राज्यों के आपसी विवाद भी अंग्रेज तय करने लगे और किलों का रख रखाव, सेना की संख्या भी अब अंग्रेज निर्धारित करने लगे। देशी राजा इतने पंगु हो गए थे कि वे चाहकर भी अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे। जो राजा सुप्रशासक नहीं होते थे, उनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार तानाशाही रुख अपना लेती थी और उन्हें गद्दी से बिठा सकती थी। उन्हें विदेश जाने से भी रोका जाता था। 1857 में महारानी विक्टोरिया का भारत की सम्राज्ञी बनना और सर्वोच्चता में व्यापक था। 1877 ईस्वी में जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें रानी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया और दरबार में महारानी के लिए सभी देशी राजाओं को भेंट व नजराने देने के लिए बुलाया गया। प्रत्येक देशी राजा को वायसराय के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। इसे स्पष्ट है कि सर्वोच्च सत्ता की पकड़ में देशी राजा बिल्कुल जकड़े जा चुके थे। 1885 ईस्वी में लिटन ने इंपीरियल सर्विस ट्रूप की योजना बनाकर देशी राजाओं को सरकार की दास्ता में और भी जकड़ दिया। इस योजना के अंतर्गत राज्यों में भर्ती किए गए सैनिकों से यह सेना तैयार की गई। इसका खर्च राजाओं द्वारा उठाना जाना तय था और अवसर पड़ने पर ब्रिटिश सरकार इस सेना का प्रयोग इन देशी राजाओं के विरुद्ध ही करती थी। सेना का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध था, चीन के बक्सर युद्ध में भी किया गया। यह था देशी राज्यों के साथ कंपनी का व्यवहार। अब आया लॉर्ड कर्जन और दिल्ली दरबार। ये दूसरी टिप्पणी है लॉर्ड कर्जन और दिल्ली दरबार के बारे में। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने एक भव्य राज्यारोहण करके दरबार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एशियाई भावना और देशी संभ्रांत वर्ग की परंपरा की ओर ध्यान आकर्षित करना था। इसको दिल्ली दरबार के नाम से इतिहास में जाना जाने लगा।
इसकी सफलता पर कर्जन को यह आभास हुआ कि इस दरबार में राजा बहुत प्रभावित हुए और साम्राज्य के स्तंभ और भागीदार के रूप में अपनी सम्मानजनक स्थिति पर वे गर्व की भावना लेकर लौटे हैं। इस प्रकार दरबारों का आयोजन कर कर्जन ने नरेशों की प्रवणता का लाभ उठाया और दरबार की शानो शौकत के साथ कर्जन यह भी चाहता था कि देशी राजा अधिक शानो शौकत का जीवन व्यतीत न करें। कुछ बिहार, कपूरथला और नाबाओं के राजाओं द्वारा शाही ताज का प्रयोग करने पर कर्जन ने भारी आपत्ति की। वास्तव में कर्जन के विचार राजाओं के प्रति अच्छे नहीं थे। वह उन्हें अज्ञानी उद्दंड समझता था। वह उन्हें स्कूल के अनुशासनहीन लड़कों के समान समझता था और इसी काल में उनके राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उसने भी डलहौजी की भांति राजाओं के प्रशासन की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। उसने एहसास करवा दिया कि राज सिंहासन सुख की सेज नहीं बल्कि कठिन कर्म का आसन है। उसके काल में कम से कम 15 नरेशों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। उसका ख्याल था कि राष्ट्रवाद की समस्या थोड़े वर्षों में ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों के लिए एक समान हो जाएगी। इसके बाद अगली एक टिप्पणी है, अगला लॉर्ड मिंटो और सर्वोच्च सत्ता। ये 1905 से 1910 के बीच की है। लॉर्ड मिंटो के काल में सर्वोच्च सत्ता और देशी राज्यों के बीच में एक नया मोड़ आया। बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप उग्रवादियों में जो आक्रोश पैदा हुआ, उसे देखकर मिंटो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राष्ट्रवादी शक्तियों का मुकाबला देशी राजा ही कर सकते हैं। 1908 में हर्बर्ट बटलर विदेश सचिव बना। वह इस पक्ष में था कि देशी राजाओं की स्थिति को मजबूत बनाया जाए, जिससे वे अंग्रेजों के पक्षधर भी बन जाए। इस कारण एक बार पुनः देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। उसने इस नीति को अपने उदयपुर भाषण में स्पष्ट करते हुए कहा कि अंग्रेज इस नीति के खिलाफ थे कि ब्रिटिश प्रशासनिक तरीके अपनाने के लिए देशी राजाओं को मजबूर किया जाए। इसके विपरीत वो चाहता था कि प्रशासनिक सुधारों की पहल सबसे पहले देशी राजा स्वयं करें। उन्हें हिदायतें दी गई कि वे देशी राज्यों और जनता के बीच किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। इस प्रकार लॉर्ड मिंटो ने नरेशों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की। उनका विश्वास था ऐसा करने से देशी राजा स्वयं राष्ट्रवाद की बाढ़ को रोकने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त मिंटो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि अब राजाओं पर अलगाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी, उनसे मंत्रणा करते रहना चाहिए। इसे स्पष्ट है कि मिंटो ने 1906 के बाद देशी राज्यों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। इसका मतलब यह था कि जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, अतः देशी राजाओं के साथ मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई जाए। इसका परिणाम यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में देशी राजाओं का अंग्रेजी सरकार के प्रति पूर्ण सहयोग का व्यवहार रहा। आज के लिए इतना ही। कुछ और जो मुख्य टिप्पणियां हैं उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।